क्या बॉलीवुड की सबसे सुरीली और मखमली आवाज के पीछे एक ऐसा गहरा दर्द छिपा था जिसने उन्हें जीते जी बिल्कुल गुमनाम कर दिया? क्यों एक ऐसी महान गायिका जिसके गाए सुरों पर पूरी दुनिया झूमती थी, अपनी आखिरी सांसें बिल्कुल अकेले ले रही थी? आखिर कैसे देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक देशभक्ति गाना रातों रात उनके होठों से छीन लिया गया और वो जिंदगी भर के लिए खामोश हो गईं? क्या सच में फिल्म इंडस्ट्री की गंदी राजनीति और गुटबाजी ने एक लेजेंड की असली पहचान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया? दोस्तों, बॉलीवुड और भारतीय संगीत की चकाचौंध भरी दुनिया से एक बेहद दर्दनाक, खौफनाक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने हर सच्चे संगीत प्रेमी की आंखों को आंसुओं से नम कर दिया है। हमारी अपनी दिग्गज, मखमली और महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया है। बढ़ती उम्र से जुड़ी तमाम स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार जैसे तमाम बड़े राजनेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और इसे संगीत जगत की अपूरणीय क्षति बताया है। उनकी आवाज में एक ऐसी गजब की कशिश और मिठास थी जो सीधे सुनने वाले की रूह में उतर जाती थी। लेकिन ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक रही कि उनकी सुरीली आवाज की तुलना अक्सर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज से की जाती थी, जिसके कारण दशकों तक आम जनता और कई बड़े जानकार इसी भ्रम में जीते रहे कि उनके फेवरेट गीत असल में किसने गाए हैं। इतनी अपार शोहरत, बेमिसाल हुनर और जादुई आवाज होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुमनामी के अंधेरे और पहचान के भयानक संकट के बीच काटा। आज हम गहराई से पर्दाफाश करेंगे कि कैसे इस असाधारण प्रतिभा को सिस्टम, इंडस्ट्री की क्रूर राजनीति और गुटबाजी का अकेला शिकार होना पड़ा। सुमन कल्याणपुर की यह दर्द भरी कहानी उस दौर से शुरू होती है जब भारत की सीमाएं आज जैसी नहीं थीं। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और आज बांग्लादेश की राजधानी है। बचपन में उनका नाम सुमन हेमड़ी था और उनके पिता शंकर राव हेमड़ी कर्नाटक के मंगलौर और उडुपी जिले के कुंडापुर के एक बेहद नामी और प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बड़े पद पर कार्यरत थे, जिसके कारण उनका परिवार एक बेहद संपन्न और शिक्षित पृष्ठभूमि से आता था। पिता के तबादले के चलते साल 1943 में उनका पूरा परिवार ढाका से मुंबई आ गया। सुमन जी अपने माता पिता की 6 संतानों, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा था, में सबसे बड़ी थीं, इसलिए बचपन से ही उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता का भाव रहता था। मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट कोलंबा हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके अंदर कला के प्रति एक गहरी दीवानगी पैदा हुई। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि बचपन से ही सुमन जी को असल में कोई सिंगर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल पेंटर बनना था। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और मुंबई के मशहूर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला भी ले लिया था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिखी थी। उनके पिता के एक करीबी दोस्त और पड़ोसी पंडित केशवराव भोले ने उनके अंदर छिपी इस जादुई आवाज को पहचाना और उनके पिता को सलाह दी कि इसे केवल शौक मत रहने दो। इसके बाद सुमन जी ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखीं। साल 1958 में उनकी शादी मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से हुई, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सुमन कल्याणपुर बन गईं। उनके पति ने उनका हमेशा बहुत साथ दिया और हर रिकॉर्डिंग सेशन में वो साये की तरह उनके साथ जाते थे। मुंबई के बड़े बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जब इस शर्मीली लड़की के कदम पड़े तो मानो इतिहास रचा जाने लगा। साल 1953 में उन्हें पहली बार मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी के लिए गाने का पहला बड़ा ब्रेक मिला। इसके तुरंत बाद साल 1954 में हिंदी फिल्म मंगू के लिए उन्होंने कोई पुकारे धीरे से तुझे जैसी खूबसूरत लोरी गाकर बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म में मोहम्मद शफी और ओपी नैयर जैसे दिग्गजों का संगीत था। मशहूर गजल गायक तलत महमूद ने जब एक बार उनकी आवाज सुनी तो वो इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने तुरंत भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी HMV को उनका नाम सुझा दिया। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा गॉसिप और सबसे गहरा दर्द उनकी आवाज का लता जी से मिलना जुलना रहा। आवाज लता जी से इतनी ज्यादा मिलती थी कि बड़े बड़े संगीत पारखी भी अक्सर धोखा खा जाते थे। इसका फायदा सिस्टम ने बहुत गंदे तरीके से उठाया। रेडियो सिलोन अक्सर उनके सुपरहिट गाने बजाता था, लेकिन कभी उनका नाम तक नहीं लेता था और कई बार रिकॉर्ड्स पर भी उनका नाम गलत छपता या बिल्कुल गायब कर दिया जाता था। इंडस्ट्री की इस भयानक गुटबाजी का सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब HMV ने अपने 50 बेहतरीन गानों का एक खास कैसेट निकाला, जिसमें सबसे ज्यादा गाने सुमन जी के ही थे। लेकिन उस कैसेट के कवर से उनका नाम और तस्वीर गायब कर दी गई और सिर्फ मोहम्मद रफी, तलत महमूद
और किशोर कुमार की तस्वीरें छाप दी गईं। फिर भी उन्होंने कभी किसी सार्वजनिक मंच पर कोई शिकायत नहीं की और इंटरव्यू में बड़ी शालीनता से कहा कि उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की और वो कभी परवाह नहीं करती कि लोग क्या तुलना करते हैं। हकीकत तो यह है कि लता जी और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। मंगू की रिकॉर्डिंग के वक्त लता जी ने खुद उनकी तारीफ की थी और उन्हें अपनी कार में घर तक छोड़ा था। 2022 में जब लता जी का निधन हुआ तो सुमन जी ने शोक जताते हुए कहा था कि वो जब भी मिलती थीं तो लगता था किसी करीबी दोस्त से मिल रही हूं। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा बड़ा भूचाल आया जिसने सुमन जी को सीधा कामयाबी के शिखर पर बिठा दिया और वो था रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच हुआ ऐतिहासिक विवाद। दोनों ने एक दूसरे के साथ गाने से साफ इनकार कर दिया था। तब पूरी इंडस्ट्री ने इस भारी संकट में सुमन कल्याणपुर की तरफ देखा। उन्होंने रफी साहब के साथ मिलकर लगभग 140 सुपरहिट युगल गीत गाए। ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जिस पर शम्मी कपूर और मुमताज ने डांस किया था। जब जब फूल खिलेगा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जो शशि कपूर और नंदा पर फिल्माया गया। राजकुमार का तुमने पुकारा और हम चले आए, और बात एक रात की का न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने जैसे गानों ने रातों रात गजब का इतिहास रच दिया। सुमन जी ने खुद बताया था कि रफी साहब बहुत ही शांत और मृदुभाषी इंसान थे, जिनके साथ काम करना बहुत सुखद होता था। उनका जादू सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं था। उन्होंने 11 अलग अलग भाषाओं में 3000 से ज्यादा फिल्मी और नॉन फिल्मी गाने गाए। मराठी में उनका गाना निम्बो नीच्या झाड़ा मागे आज भी हर मां गाती है। उन्होंने बंगाली, गुजराती, असमिया, कन्नड़, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी और पंजाबी में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। गजल और ठुमरी में मिर्जा गालिब की गजल दिल नादान तुझे हुआ क्या है और सरस्वती चंद्र का मशहूर गाना छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए गाकर उन्होंने सबको रुला दिया। सुमन कल्याणपुर के जीवन के इस दर्द और कशमकश की तुलना महान उर्दू शायर बशीर बद्र साहब से की जा सकती है, जिनका भी हाल ही में 91 साल की उम्र में भोपाल में एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जिस तरह बशीर बद्र साहब का मेरठ का घर 1987 के दंगों में जला दिया गया था और उनकी जिंदगी में गुमनामी का खौफ था, ठीक वही दर्द सुमन जी की आवाज में भी महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच उनके करियर का सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला और दिल को छलनी कर देने वाला राज तो कुछ और ही था। इतिहास का सबसे मशहूर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे श्री रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया और कवि प्रदीप ने लिखा था, असल में सबसे पहले सुमन जी को ही गाने के लिए दिया गया था। उन्होंने इसके लिए दिन रात कड़ी प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन नांदेड़ में दिए गए एक भावुक इंटरव्यू में उन्होंने रोते हुए इस राज से पर्दा उठाया कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने स्टेज पर जाने से ठीक पहले बैक स्टेज पर कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया। वो ऐतिहासिक गाना रातों रात उनके मुंह से छीनकर लता जी को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसे गाकर इतिहास रच दिया और नेहरू जी को रुला दिया। ये धोखा उनके दिल में उम्र भर कांटे की तरह चुभता रहा और इसी खामोश दर्द के साथ 31 मई 2026 रविवार की शाम को 89 साल की उम्र में मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी करीबी दोस्त और मराठी जीवनी सुमन सुगंध की लेखिका मंगला खाडिलकर ने बताया कि उनका निधन रात करीब 8 बजे हुआ। आखिरी कुछ दिनों में सुमन जी सिर्फ अपने ही गाए हुए पुराने गानों को सुन रही थीं, जैसे उन्हें अपने जाने का आभास हो गया हो और वो शांति से हमेशा के लिए सो गईं। सोमवार की सुबह 1 जून 2026 को मुंबई के सांता क्रूज स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करवाया, जहां उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा गन सैल्यूट और फूलों की श्रद्धांजलि दी गई। उनके पति पहले ही गुजर चुके थे और अब परिवार में उनके पीछे सिर्फ उनकी इकलौती बेटी चारू बची हैं। बेटी चारू अग्नि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी और अब उन पर और दामाद मनोज अग्नि पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भारत सरकार ने 2023 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। सुमन कल्याणपुर जी सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि एक ऐसा मखमली एहसास थी जिसने बिना किसी शोर शराबे के खामोशी से करोड़ों दिलों पर राज किया और वो हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर रहेंगी।